आज का जो नया चैप्टर है इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इसमें जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, साइंटिस्ट थे ओरेस्टेड, और जो ओरेस्टेड साइंटिस्ट थे वो अपना एक अनदर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसमें एक कंडक्टर लिया हुआ था उन्होंने, उस कंडक्टर के अंदर उन्होंने करंट पास किया और इस कंडक्टर के जस्ट नियर बाय एक मैग्नेटिक निडल रखी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि जैसे इस कंडक्टर के अंदर करंट पास किया तो जो निडल यहाँ पे रखी थी, ये निडल अपनी पोजीशन से क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे थी, इसने अपनी डायरेक्शन बदल ली, लेकिन जैसे स्विच ऑफ किया तो फिर से देखा निडल अपनी पोजीशन पे वापस आ गई। फिर उन्हें स्विच ऑन किया, देखा निडल फिर अपनी पोजीशन डिफ्लेक्ट हो गई। उन्होंने इस चीज़ को सो मैनी टाइम्स परफॉर्म किया, हर बार एक ही रिजल्ट। जैसे करंट पास करते हैं तो निडल डिफ्लेक्ट होती है, जैसे स्विच ऑफ करते हैं निडल अपनी पोजीशन पे वापस आती है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है, एक मैग्नेट निडल को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है, एक फोर्स, लेकिन वो फोर्स कौन सी होनी चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स होनी चाहिए। तो पक्का इस निडल पर कोई ना कोई एक मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है। एक मैग्नेट को कौन डिस्प्लेस कर सकता है, एक मैग्नेटिक फोर्स। तो पक्का इस मैग्नेट निडल पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स है। फोर्स लगाने के लिए फोर्स लगाता कौन है, कोई फील्ड फोर्स लगाती है। तो पक्का जब हम इस कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो ये कंडक्टर अपने चारों तरफ के फ्री स्पेस में एक फील्ड बनाती है। वो फील्ड इस मैग्नेट पर एक फोर्स लगाती है, और वो फील्ड किसने बनाई है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने। और फोर्स किस पे लगा रहा है, मैग्नेटिक निडल पे। तो पक्का ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड इस निडल पर क्या करता है, फोर्स लगाता है, उसे डिस्प्लेस कर देता है। तो इसका मतलब एक बात समझ में आई कि कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो उन्होंने दो बातों का निष्कर्ष निकाला कि जब उन्होंने स्विच ऑफ करा तो क्या पहले जब स्विच ऑफ करा तो क्या इस कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं थे। दूसरे कंडीशन में जब इन्होंने स्विच ऑन करा तो ये चार्ज क्या कर रहे थे, आंसर है चार्ज पहले यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे। तो चार्ज क्या कर रहे हैं, चार्ज मोशन में है। तो पहले और दूसरी कंडीशन में ये ऑब्जर्व करा कि जब स्विच ऑफ करते हैं तो चार्ज एट रेस्ट में होते हैं। इसका मतलब चार्ज रेस्ट में होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन नहीं करते, इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन नहीं करते। और क्या नहीं बनाते, वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाते। और जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नहीं तो इस निडल को कोई डिफ्लेक्शन होगा नहीं। लेकिन जब वो चार्ज मोशन में आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट है, चार्ज मोशन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो एक बात समझ में आई कि जब चार्ज मोशन में होता है तो मूविंग चार्ज क्या करता है, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्यों, क्योंकि मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, अपने इफेक्ट दिखा रही है। क्या दिखाती है, इफेक्ट, फोर्स लगाती है। और फिर देखा नेचर के अंदर प्रैक्टिकली करके देखा कि ये एक चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को एक रीजन के अंदर हम ऐसा मूव कराते हैं। एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल को हम ऐसा मूव कराते हैं तो हम ये देखते हैं ये चार्ज पार्टिकल ऐसा एट रेस्ट में है। तो हम देखते हैं अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एट रेस्ट है तो ये चार्ज पार्टिकल पहले भी एट रेस्ट था, अभी भी एट रेस्ट है। तो यहाँ से एक बात श्योरिटी मिल गई कि यहाँ पर क्या नहीं है, आंसर है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, किसी भी एक खड़े हुए चार्ज को या चार्ज मोशन में उस पर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। तो पक्का यहाँ पर क्या एब्सेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड खड़े हुए चार्ज को मोशन में ला देती है। अच्छा, फिर हमने क्या करा, इसी चार्ज को यहाँ से ऐसा मूव कराया। लेकिन जैसे हम चार्ज क्यू को इस डायरेक्शन में मूव कराते हैं तो हमने देखा ये वाला चार्ज उसी रीजन के अंदर ऐसा सीधा जा रहा था, जाते हुए ऐसा गोल घूम गया। कोई सीधी जाती हुई बॉडी गोल घूम रही है, पक्का उस पर कोई फोर्स लगा रहा है। अच्छा, यहां पर क्या नहीं होगा, यहां पर पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होती तो चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाती सेम डायरेक्शन में, या तो ऐसा लगती या ऐसा लगती। अच्छा, तो इसका मतलब पक्का कोई दूसरी फील्ड है जो इसको क्या कर रही है, ऐसा गोल घुमा रही है। तो फिर हमने इसको करके देखा। क्या करके देखा, हमने एक एक्सपेरिमेंट, यहां पर एक मैग्नेट ली, एक मैग्नेट यहां पे ली, इस मैग्नेट के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे चलाया और हमने देखा जो इस इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे चलाते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा जाता है और गोल घूम जाता है। तो ये समझ में आया कि जब भी किसी रीजन के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐसा चलाएं तो वो इलेक्ट्रॉन गोल घूम जाता है। एग्जैक्टली वही नेचर यहां पर भी हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को सीधा भेजा और ये इलेक्ट्रॉन गोल घूम गया। तो पक्का यहां पर क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक बात समझ में आएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड एक सीधे जाते हुए चार्ज पार्टिकल को क्या कर सकती है, गोल घुमा सकती है। तो ये काम कौन करके देता है, आंसर है ये काम मैग्नेटिक फील्ड करके देती है। कौन काम करके देता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बात समझ में आई, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को गोल घुमा रही है तो पक्का इसके ऊपर फोर्स लग रही है, और गोल घुमाने वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक बात समझ आया, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक सीधी जाती वाली बॉडी को गोल घुमाती है, और वो किसका काम करती है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का। लेकिन वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बिल्कुल भी, चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बिल्कुल भी चेंज नहीं करती। अगर ये चार्ज पार्टिकल यहां से 10 की स्पीड से चला था, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से चला था, तो हमने ऑब्जर्व करा इसकी पर सेकंड में इसकी स्पीड अभी भी कितनी है, 10 है। तो स्पीड नहीं बदलती, लेकिन क्या बदल रही है, डायरेक्शन। और आपको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन होती है। अगर डायरेक्शन बदल रही है और स्पीड नहीं बदल रही तो क्या बदल जाएगी, वेलोसिटी। तो
तो हमने देखा कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो जब चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है, मैग्नेटिक फोर्स काम करती है चार्ज पार्टिकल पर, तो वो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की स्पीड तो नहीं बदलती, क्या बदल देती है उसकी डायरेक्शन, और डायरेक्शन बदलने से क्या बदलती है वेलोसिटी। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने पर अपनी स्पीड कभी नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा, सिर्फ डायरेक्शन। अब अगली बात सुनो, अब कोई चीज की अगर वेलोसिटी बदल रही है तो वेलोसिटी बदलना न्यूटन का सेकंड नियम कहता है, अगर किसी की वेलोसिटी बदल रही है तो क्या बदल रहा है, मोमेंटम बदल रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, और मोमेंटम चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, उसकी बदल रही है। तो फोर्स क्या कर सकती है, आंसर है फोर्स मोमेंटम को चेंज करती है। मोमेंटम चेंज हो रहा है, वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी से। तो एक नियम और बन गया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड जब चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगी तो वो फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के मोमेंटम को बदल देगी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मूविंग बॉडी। अगर उसकी मूविंग बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स, मोशन बदल रहा है, पहले इधर था अब इधर है, अब इधर है, अगर मोशन बदल रहा है तो उसका इफेक्ट बदल रहा है। और इसका मतलब अगर मोशन बदल रहा है उसका इफेक्ट बदल रहा है, तो क्या बदल रहा है, आंसर है मोमेंटम बदल रहा है। तो इसका मोमेंटम बदल जाएगा, लेकिन उसकी एक चीज और नहीं बदलेगी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, और इसमें वी क्या होता है, दिस इज स्पीड। और अभी आप लोगों ने देखा चार्ज पार्टिकल की स्पीड पहले भी वही थी, अभी भी वही है, तो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी तो बदलेगी नहीं। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो दो चीजें नहीं बदलेगी, पहला उसकी स्पीड नहीं बदलेगी और दूसरा उसकी एनर्जी नहीं बदलेगी। तो ये मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ क्या काम करेगी, आंसर है सिर्फ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को बदलेगी। डायरेक्शन बदलने से मोमेंटम बदलता है, वेलोसिटी बदलती है। अब आगे आते हैं, इसके बाद इसमें एक नाम जुड़ा हमारे सामने, दिस इज बायो-सैवर्ट्स लॉ। और बायो-सैवर्ट्स लॉ को अगर सिंपली बोलें तो बायो-सैवर्ट्स लॉ ने बोला कि कोई भी एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर हम करंट पास कर रहे हैं, कोई भी करंट आई पास किया और हमें किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इस बायो-सैवर्ट्स ने बताया कि इस कंडक्टर के अंदर करंट अगर मैं पास कर रहा हूं, करंट यहां से पास कर रहा हूं, तो करंट यहां भी है, करंट यहां भी है, करंट यहां, पूरी कंडक्टर के अंदर करंट है। तो वो करंट इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, वो कोई मैग्नेटिक फील्ड इधर बना रहा है, कोई मैग्नेटिक फील्ड इधर बना रहा है, सब मैग्नेटिक फील्ड क्या अलग अलग बना रहे हैं। तो उन्होंने बोला बायो-सैवर्ट्स लॉ ने कि किसी भी एक कंडक्टर में मुझे कंडक्टर के चारों तरफ मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किस पे, एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो उन्होंने बोला किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जिम्मेदार कौन है, करंट। कौन जिम्मेदार होता है, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, करंट जिम्मेदार है। अभी तक हमारी ये नॉलेज थी, लेकिन करंट की एक शर्त है फ्लो होने के लिए कि किसी चीज को अगर फ्लो करना है तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। कहां होंगे वो 2 पॉइंट, इसी कंडक्टर के अंदर 2 पॉइंट होंगे। इन 2 पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, दिस इज लेंथ, दिस इज करंट एलिमेंट, क्या कहते हैं इसे, एलिमेंट, क्या कहते हैं, एलिमेंट। तो जब तक ये एलिमेंट होगा नहीं तब तक करंट फ्लो करेगा नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि जिस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर के अंदर एक छोटी सी लेंथ कितनी है, डीएल है, करंट कितना पास हो रहा है, आईडीएल। तो ये आईडीएल एक वो छोटी सी क्वांटिटी है जो इस कंडक्टर के चारों तरफ किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जिम्मेदार है। फिर से कि अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट्स लॉ किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने तो उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन जिम्मेदार है, करंट या करंट एलिमेंट, क्योंकि खाली करंट नहीं फ्लो हो सकता, करंट को फ्लो होने के लिए एक एलिमेंट चाहिए, और एलिमेंट इज बेसिकली व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। कहां होंगे, इसी कंडक्टर के अंदर होंगे। तो आइडियल 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 इन सबको अगर मैं छोड़ दूं तो ये आइडियल इस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये वाला आइडियल भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये भी। इन सब आइडियल ने जितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मैं फिजिक्स में क्या कहता हूं, इंटीग्रेशन। तो अगर मैं सबके आइडियल आइडियल ने जितनी मैग्नेटिक फील्ड है उन सबको जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ये कितनी होगी, ये किसने बताया मुझे, बायो-सैवर्ट्स लॉ ने बताया। नहीं है बात समझ में। तो बायो-सैवर्ट्स लॉ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो क्या बताता हमें कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाल के दिखाया कि यहां से कंडक्टर है, दिस इज द लेंथ कितना, डीएल, और यहां से यहां तक का एंगल कितना बन रहा है, दिस इज थीटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, दिस इज आर। तो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनती है, दिस इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ये होती कितनी है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। एंड आइडियल इज बेसिकली नोन करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट कहलाता है यहां से यहां तक का। अब अगली बात, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई इंटू में dl क्रॉस आर। बात समझाओ, नीचे कितना जाएगा, आर की क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म में है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इसकी डायरेक्शन को हम कैसे निकालते हैं, तो आंसर है राइट हैंड स्लैप रूल से निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, आप मुझे बोलना नहीं और आपको पहले समझ जाना है, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट पास कर रहा है, करंट, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उसके राइट में निकालनी है या उसके लेफ्ट में निकालनी है,
तो यहां पर देखो इस वाले फार्मूले के अंदर dB इज इक्वल टू किसके इक्वल है, यहां पर dr या dl है, सॉरी कितना है dl। तो थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द dl, दिस इज dl एंड दिस इज r। अब यहां पर देखो तो यहां पर हमारे पास राइट हैंड पाम रूल होता है, दिस इज द पाम रूल। ये पाम रूल से हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की निकालते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है। तो देखो इसको निकालने की तरीका क्या होता है, तो स्ट्रेट थंब हमें क्या बताता था, आंसर है करंट एलिमेंट के डायरेक्शन। तो देखो करंट एलिमेंट क्या होता है, I इंटू DL। तो करंट तो खुद स्केलर है, लेकिन करंट कहां होगा, जहां DL होगा। तो DL कहां है, जहां करंट है। बात समझ बेटे बात। तो DL की डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, करंट के डायरेक्शन से। तो ये स्ट्रेट थंब क्या बताता है हमें, करंट, और ये पाम क्या बताती है, R पोजीशन, और ये वाली मुड़ी हुई फिंगर क्या बताएगी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। नहीं है बात समझ बेटे बात। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सुनो फिर भी, ये dB है, ये DL और ये क्रॉस R। जब भी दो वेक्टर के हम क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हैं तो D और DL और R इन ये दोनों का जो प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये हमारे बेसिक सी नॉलेज है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि A इज इक्वल टू B क्रॉस C है, तो A की डायरेक्शन क्या होगी, तो आंसर है A की डायरेक्शन वहां होगी जो B और C का जो परपेंडिकुलर नॉर्मल है ना, B और C मिलके जो प्लेन बनाते हैं, ये B है और ये C है। B और C मिलके जो प्लेन बना रहे हैं, इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन कौन सी है, इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन होती है। और ये फिजिक्स का एक नियम है जो आपको हर बार समझना पड़ेगा, हर बार सीखना पड़ेगा इसका मतलब क्या होता है। तो जब भी नेचर में दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, दो वेक्टर को दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन किससे होता है, क्रॉस प्रोडक्ट से होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, दो वेक्टर की अगर क्रॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीसरी जो क्वांटिटी है नेचर में वो भी वेक्टर होगी, लेकिन उस वाले वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी, जहां पे दो वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई हमने जिनका करा है वो दोनों मिलकर जो प्लेन बनाते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब जो dB है वो DL पे भी परपेंडिकुलर होगा और R पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो हमने देखा भी है, अगर ये मेरी कंडक्टर है, ये मेरी कंडक्टर है और ये मेरा DL है, तो यही तो मेरा I है, तो इन दोनों के बीच का प्लेन यही तो बनेगा। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन कौन सी है, ये, अरे कहीं से भी उठा लो। तो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हम इसको कैसे निकालते हैं, तो आंसर राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं। अब मान लो ये करंट है, ये क्या है R, और ये मुड़ी हुई फिंगर क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर आप इसे गौर से देखो तो यहां पर मैं एक प्लेन रख दूं ऐसा, अरे दिस वन और दिस वन, तो ये प्लेन के क्या हो गए, परपेंडिकुलर तो हो गए। दिस ये क्या है हमारा, दिस इज R, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, अरे और ये क्या है, दिस इज करंट। इसको अगर मैं ऐसा रखूं, ये भी प्लेन बन गया ना यहां से, इस प्लेन के मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर। नहीं है बेटे बात समझ में। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट और राइट निकालनी होगी और एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये आपको बिल्कुल निश्चित करना है, राइट फ्लेमिंग का राइट हैंड पाम रूल लगेगा, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले रूल में से एक है। फिर से अगर करंट यहां फ्लो कर रहा है, जल्दी जल्दी बताइए, करंट अगर मेरा ऐसा फ्लो हो रहा है तो ए और बी पर करंट के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। ए पर कैसा, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस, और इधर कैसा होगा, अपवर्ड, और अपवर्ड को किससे बताएंगे, डॉट के साथ। इतनी बात समझ में। और फिर हमने क्या करा, इसी बायो सेवर्ट्स लॉ का यूज किया और डिफरेंट छोटी छोटी एप्लीकेशंस निकाली। क्या एप्लीकेशंस थी वो जरा देखिए। सबसे पहले हमने बायो सेवर्ट्स लॉ का यूज करके नंबर फर्स्ट इसमें कैलकुलेट करा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। एक लूप लिया, ये एक लूप है, इस लूप के सेंटर पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली और देखा इसमें करंट एलिमेंट कितना, दिस इज DL, और करंट कितना पास हो रहा है इसमें, I। बहुत छोटा सा I है और बहुत छोटा सा DL है, ये इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं कितना, दिस इज dB, और ये डिस्टेंस कितना R और एंगल कितना बन रहा है 90। और यहां पर हमने बायो सेवर्ट्स लॉ का यूज करा और इससे मैग्नेटिक फील्ड निकाली, और ये मैग्नेटिक फील्ड आधी कितनी है, तो आंसर है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2R। इसका मतलब ये होगा कि एक लूप पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी कम होगी, वो कौन कंट्रोल करेगा, करंट। अगर इस कंडक्टर में करंट कम है तो पक्का मैग्नेटिक फील्ड भी उसके सेंटर पे कम बनेगी, ज्यादा है तो ज्यादा बनेगी, तो इसका मतलब B किसके प्रोपोर्शनल है, I। और लेकिन R के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब ये है कि कंडक्टर, अगर मैं 5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा हूं, इसमें फ्लो कर रहा हूं और इसमें फ्लो कर रहा हूं, तो दोनों में से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कहां बनेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनाने का हकदार है, ये कम बनाने का हकदार है। नहीं है समझ में। अगला सुनो, तो और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, तो आंसर ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होगी, R। लेकिन R के इनवर्सली प्रोपोर्शन तब होगी जब I कैसा हो, कांस्टेंट, और मैग्नेटिक फील्ड का I के साथ तभी रिलेशन है जब R को क्या करूं, कांस्टेंट। तो फिजिक्स में जब भी हम दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो बाकी सब अनदर क्वांटिटीज को हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अगर मैं I भी बदल रहा हूं और मैं R भी बदल रहा हूं और मुझसे पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन निकालो, तो मैं नहीं बता सकता। नहीं है बात समझना।
तो बाकी ए जिसके साथ रिलेशन निकालना उसके साथ रिलेशन निकालिए, उन्हें वेरिएबल मानिए, बाकी सबको कांस्टेंट मानना ही पड़ता है। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, इसके दूसरा यूज इसी बायो-सैवर्ट्स लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाली। किस पे? आंसर है कोइल पे। किस पे निकाली? तो अगर कोइल पे निकालनी है तो सोचो एक लूप में करंट कम पास होगा, 2 लूप में करंट ज्यादा पास होगा, 3 लूप में और ज्यादा पास होगा। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ लूप होंगे उतना ज्यादा करंट पास होगा, और जितना ज्यादा करंट पास होता है अरे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जबकि रेडियस तो उतना ही है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसी एक कोइल पर हमेशा कितनी बनती है? म्यू नॉट Ni अपॉन में 2r। नहीं है बात समझ में? एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे मैंने आपसे बोला, एक कंडक्टर है, ध्यान से सुनना, एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की लेंथ दी है आपको, एक कंडक्टर है उसकी लेंथ है l। इससे हमने क्या करा? एक लूप बनाया जिसका रेडियस है कितना? कैपिटल R। कितना है? कैपिटल R। इसी लेंथ से हमने क्या करा? एक कोइल बना दी। क्या बनाई? कोइल। उसका रेडियस है स्मॉल r और लेंथ कितनी थी? इतनी। तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालो, तो b1 अपॉन में b2, तो ये रेशियो कितना होगा? तो सुनिए, तो दोनों लेंथ थी, तो दोनों लेंथ है, तो इसकी लेंथ है, तो ये लेंथ कितनी होती है हमारे? दिस इज 2 पाई r। तो इस लेंथ से मैंने जो सर्कल बनाया उसकी लेंथ कितनी है? 2 पाई r। इसका रेडियस कितना होगा? यहाँ से r इज इक्वल टू l अपॉन में 2 पाई, ये तो होगा। अगर मुझे इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2r ही तो होगी, और करंट दोनों में बराबर बराबर पास किया है। करंट कैसा है? दोनों में सेम है। तो कितना हो गया? b इज इक्वल टू म्यू नॉट I, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और रेडियस कितना है? r कितना है इसमें? रेडियस कितना माना हमने इसका? कैपिटल R। तो दिस इज कितना आ गया? 2, और r कितना हमारा? l अपॉन में 2 पाई। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दी। अब इसमें आओ, इससे हमने क्या बनाया? कोइल। अब कोइल बनाइए तो कोइल में 1 टन होगा, n टन होंगे, n टन होंगे, लेकिन उसमें कितना? 1 टन की लंबाई कितनी होती है? 2 पाई r। अरे तो n टन की लंबाई कितनी है? n2 पाई है, लेकिन लेंथ तो कितनी थी? पहले भी उतनी है, अभी भी उतनी है। नहीं है समझ में? तो यहां से मैंने r की वैल्यू निकाली, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया? तो स्मॉल r इज इक्वल टू l अपॉन में 2 पाई इंटू n। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये तो फर्स्ट का हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले का निकालो, इस वाली कोइल का। तो b2 इज इक्वल टू म्यू नॉट n2, n आ गया ना यहाँ पर, इंटू में i अपॉन में कितना आ गया? 2 इंटू r। n की वैल्यू रखो यहाँ से, तो मी इज इक्वल टू n कितना है? n तो n ही है, i तो i है, लेकिन 2r, स्मॉल r कितना है? l अपॉन में, ये इक्वेशन सेकंड। अब दोनों को डिवाइड करो यहाँ पर, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू म्यू नॉट i 2 पाई अपॉन में कितना है? 2l अपॉन में ये कितना है? म्यू नॉट n i 2 पाई n अपॉन में कितना है? 2l। इससे ये गया म्यू नॉट i से म्यू नॉट i गया, 2 पाई से 2 पाई गया, और कितना आ गया जी? और i से ये i भी एलिमेंट हो गया, तो कितना आ गया? n स्क्वायर। तो कितना आ गया? 1 अपॉन में n स्क्वायर। तो ये रेशियो है जी b1 अपॉन में b2 का, किससे? 1 अपॉन में n स्क्वायर। नहीं है बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। अब उसमें बोलेगा कि वो रेडियस उसका क्या कर रखा है? डबल कर रखा है, नंबर ऑफ टन, ट्रिपल है, जो भी है, वटएवर आप रिलेशन निकाल सकते हो। अगला सुन, इसी में अगला आता है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। नंबर थर्ड मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें किसकी वजह से? ड्यू टू आर्क, एन आर्क या सेमी सर्कुलर लूप। सेमी सर्कुलर लूप, अगर सेमी सर्कुलर लूप पे निकालनी है तो सेमी का मतलब हाफ हो गया ना भाई, तो हाफ पे निकालनी है तो क्या हो गया? तो हाफ में इसका टर्न कितने हो गए? लेंथ कैसे हो गई? कम हो गई। जब लेंथ हाफ हो गई तो करंट भी कम हो गया, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी। कितनी होगी? हाफ होगी। तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेना, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। कोइल है या लूप है तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। कितना आ गया? 2 इंटू आर, इसका हाफ कर दो, कितना आ गया? 4r। डायरेक्ट लिख देना। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं एक आर्क की वजह से निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, फार्मूला याद है सबको? आर्क, आपको एक बात पता है कि 360 डिग्री का एंगल, 360 डिग्री का एंगल, 360 डिग्री का एंगल कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है? बी, लूप पे बी बना रहा है, तो 1 डिग्री का कितना बनाएगा यहां से यहां तक का? बी अपॉन में 360 डिग्री। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ इस थीटा की वजह से बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये थीटा आर की वजह से, तो हम क्या करेंगे? ए कितना बना रहा है तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें निकालनी थी। बी अपॉन में 360 अपॉन में कितना आ गया? इंटू थीटा। और बी तो हमें पता ही है कितना था, बी तो बी है, और कितना आ गया? थीटा अपॉन में 360 डिग्री, और बी कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, और थीटा अपॉन में 360 डिग्री। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है इस फार्मूले में, एंगल अगर रेडियन में दिया है, एंगल अगर रेडियन में दिया है तो यहाँ पे 2 पाई आएगा।
रेडियन को रेडियन में लिखना है और डिग्री में है तो थीटा अपॉन में 360, और रेडियन में लिखना है तो इसी फार्मूले को वी कैन राइट इट हियर म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, और कितना आ गया थीटा अपॉन में दिस इज 2 पाई, ये किस में है रेडियन में। ये बात समझ में आती है। उसके बाद देखिए जी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसकी वजह से, ड्यू टू द इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, और कोई भी एक इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर किसी एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है दिस इज बी, ये बी मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाती है, तो हमने देखा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में दिस इज 2 पाई, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये वाला दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दिस इज आर, और ये क्या है इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज ए। तो ये कितना बनता है, दिस इज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर टू ए पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। नहीं है बेटे समझ में। अगर मैं इसको ऐसा करके ऐसा लिख दूं तो हमेशा ये पॉइंट कितना दिस इज बी, तो ये वाला डिस्टेंस कितना दिस इज आर। तो आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर टू द पॉइंट पी या पी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म। नहीं है बात समझ में। इसके बाद अब आगे आते हैं, आगे देखिए इसमें एक नाम आता है हम लोगों के सामने एम्पियर्स लॉ। क्या नाम आता है, एम्पियर्स लॉ किसे कहते हैं ये हम सबको पता है। देखिए जी एम्पियर्स लॉ की इंपॉर्टेंस क्या थी, एम्पियर सर्किटल लॉ एसीएल, एसीएल ये कहता है, देखो जी उसके बाद आता है एसीएल एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का क्या कहना था, एम्पियर सर्किटल लॉ ने एक बात बताई बेटे कि किसी भी एक कंडक्टर में हम करंट पास करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर मुझे किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, कोई एक पॉइंट पी मान लिया हमें उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो एम्पियर्स लॉ ने ऐसा क्या बताया जो बायो-सैवर्ट्स लॉ ने नहीं बताया। तो उसने भी तो ये बताया था कि एक कंडक्टर में करंट पास कीजिए और किसी एक पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बायो-सैवर्ट्स लॉ ने भी बताया। और यही काम कौन बता रहा है, एम्पियर्स लॉ ही बता रहा है। दोनों ने एक ही काम करा। एक्चुअली में एम्पियर सर्किटल लॉ किससे इंस्पायर है, एक्चुअल में बायो-सैवर्ट्स लॉ से इंस्पायर है। दोनों एक ही काम करके दिखाते हैं लेकिन दोनों के लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। क्या अलग अलग है जरा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इनके अकॉर्डिंग क्या था, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग, इसमें ध्यान से सुनना। बायो-सैवर्ट्स लॉ ने क्या बोला, एक कंडक्टर में मैं करंट पास कर रहा हूं तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, ज्यादा, इस पर कैसी बनेगी, कम, और इस पर और कम। तो इसका मतलब मैं कंडक्टर से जितना ज्यादा दूर जाऊंगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होती चली जाएगी। अब इन्होंने भी ऐसे ही कुछ करा कि इन्होंने बोला एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर हम करंट पास करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक कंडक्टर में हमने करंट पास किया आई, अगर इस कंडक्टर में हमने करंट आई पास किया तो इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही होगी। कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही होगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं किसी एक पॉइंट पर निकालना चाहूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो देखिए इसके लिए क्या अच्छी सी बात बताई इन्होंने, बोला कि अगर इस कंडक्टर में मैं करंट पास करूंगा तो मैं इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगी, इधर, इधर बना निकालेंगे तो इधर, इधर निकालूंगा तो इधर, इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर के चारों तरफ क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। नहीं है बात समझ में। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस कंडक्टर के चारों तरफ, वो कैसे बनेगी, एक क्लोज लूप में बनेगी। कैसे बनेगी, क्लोज लूप में। तो एम्पियर्स ने क्या करा, एक कंडक्टर लिया, उसके चारों तरफ एक लूप को कंसीडर कर लिया। ये एक इमेजिनरी लूप था जहां पर वो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, डिटरमाइन करना है उससे। तो उसने देखा कि जैसे इसने कंडक्टर में करंट पास किया तो यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल को ऐसा सेट कर दिया। क्या करा, एक मैग्नेटिक नीडल को ऐसा सेट कर दिया। और मैग्नेटिक नीडल का काम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिटरमाइन करना होता है। तो उसने देखा कि जैसे करंट पास किया और ये एक पॉइंट था, तो इसने देखा जो मैग्नेटिक नीडल ऐसे थी, ये मैग्नेटिक नीडल क्या हो गई, इस डायरेक्शन में सेट हो गई। ये डायरेक्शन किसकी थी, आंसर ये डायरेक्शन इस कंडक्टर के एलिमेंट की डायरेक्शन, दिस इज डीएल। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कहां पे है, इसी डायरेक्शन में। अब यहां पर इसका एलिमेंट कितना, कंडक्टर का ये एलिमेंट है, इस कंडक्टर का एलिमेंट टुकड़ा ये रहा, ये एलिमेंट इधर है, ये एलिमेंट इधर है। तो इसने देखा कि जैसे यहां पर इस कंडक्टर में निडल को अगर ऐसे रखा उसने सीधा, तो देखा जो ये निडल ऐसे सीधी थी, जैसे स्विच ऑन करा तो ये निडल ऐसे इस डायरेक्शन में चली गई। अल्टीमेटली सब जगह ये देखा, अब निडल को उसने कैसे रखा, ऐसा। तो देखा जैसे निडल को यहां रखा तो ये निडल फिर दोबारा डीएल के डायरेक्शन में हो गई। तो हर बार इसने एक बात ऑब्जर्व करी कि जब इस कंडक्टर के अंदर वो करंट पास करता है तो उसने एक लूप कंसीडर करा, इस लूप को छोटे छोटे एलिमेंट में क्या करा, स्प्लिट कर दिया, डीएल 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 डीएल। क्यों, क्योंकि करंट किस में फ्लो होता है, दो पॉइंटों के बीच में फ्लो करता है। जब तक दो पॉइंट होंगे नहीं करंट फ्लो होगा नहीं।
करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, चारों तरफ बनना है, और चारों तरफ बनने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। अगर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो 2 पॉइंट बनते जाएंगे, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ बनेगी। तो उसने क्या करा, जैसे कंडक्टर में करंट पास किया तो करंट कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर के चारों तरफ एक इमेजिनरी लूप कंसीडर कर लिया, और उस लूप को छोटे छोटे एलिमेंट में क्या करा, स्प्लिट कर लिया, जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल 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 लेंथ है। अब उसने हर पॉइंट पर क्या करा, यहां पर एक इमेजिनरी लूप बना लिया, और वहां पर क्या करा, एक मैग्नेट निडल को रखा। जैसे स्विच ऑन किया, करंट पास किया, तो उसने देखा हर बार निडल को जहां भी रखता है तो वो निडल हमेशा उसी डायरेक्शन में चलती है जिस डायरेक्शन में डी एल था, जहां पे करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट, ये डीएल किसका है, आंसर है उस लूप का जो हमने कंसीडर किया। और ये जो जिधर डीएल की डायरेक्शन है, जिधर डीएल की डायरेक्शन, तो हमने देखा डीएल 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 को अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे लूप कैसा मिलता है, सर्कुलर। उसी डीबी को जोड़ता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी मिलती है, सर्कुलर लूप में मिलती है। और हमेशा देखा कि जहां डीएल है वहीं पर डीबी भी है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा, इसी क्लोज लूप के अंदर कन्फाइंड होगा। कितना होगा, तो उन्होंने बताया कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कितना मिल रहा है, यहां पर इस पे निकालेंगे तो बी डॉट डीएल, नहीं है बेटे बात समझ में, तो बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल बी डॉट डीएल, इन दोनों, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। बी डॉट डीएल क्यों करा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों कैसे है, सेम डायरेक्शन में, और हम 2 वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन 2 ही तरह से होते हैं, एक सेम डायरेक्शन का होता है और एक 90 वाला। तो देखा क्योंकि हमेशा दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो पक्का इनका इफेक्ट कैसा है, सेम डायरेक्शन वाला है, और सेम डायरेक्शन वाले को क्या लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो ये कैसा, बी डॉट डीएल है। तो इनने देखा है टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो आंसर है टोटल मैग्नेटिक फील्ड उतनी होगी जितना करंट हम इसमें पास करेंगे। तो हमने करंट कितना पास किया इसमें, आई, लेकिन इस कंडक्टर ने अगर करंट आई पास किया है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इसमें आई बनेगी, आंसर है नो। क्योंकि जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड जिस मीडियम के साथ लिंक होती है वो मीडियम क्या करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा डिक्रीज कर देता है, जितना भी क्वांटिटी था उसको डिक्रीज करता है। कितना डिक्रीज करता है, जितना उस मीडियम की परमेबिलिटी होती है। और वी ऑल केम टू नो व्हाट इज मीन बाय द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी किसी भी एक मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जिससे कि वो हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड को अपने में से अलाउ करता है। ये पक्का है कि जिस मीडियम की परमेबिलिटी, हर एक मीडियम का काम क्या होता है, थोड़ा ना थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड को हर मीडियम काम करेगा ही करेगा। फिर से मेरी बात को सुनो, अगर आप एक मकान लेने जाते हो तो आप एजेंट पकड़ते हो कोई भी, तो हर एक एजेंट आपको मकान दिला देता है, लेकिन हर एक एजेंट का अपना कमीशन होता है ना। एक एजेंट वो है जो कम पैसे लेता है, एक का कमीशन है 0.1% और एक का है 1%। 0.1 वाला भी मकान दिला रहा है और 1 वाला भी मकान दिला रहा है, लेकिन आप बढ़िया किसे कहते हैं, दोनों ने दिला दिए, बढ़िया किसे कहते हैं हम, 0.1 वाले को। एग्जैक्टली ऐसा ही है, हर मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को, कंडक्टर ने अगर मैग्नेटिक फील्ड 100 बनाया है और ये 100 मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाया है और ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे इस मीडियम में चाहिए, तो इस मीडियम मुझे 100 नहीं मिलेगा, मैं दूसरे इस मीडियम में मुझे मिला 90, लेकिन एक दूसरे मीडियम में मिलता है मुझे 95, तो किस मीडियम में ज्यादा मिला, दूसरे वाले में 95 में, तो मैं बोलूंगा इस मीडियम की परमेबिलिटी ज्यादा है। तो जिस मीडियम, जो मीडियम मेरी मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा अलाउ करेगा अपने में से, ज्यादा कम डिक्रीज करेगा, मैं बोलूंगा उस मीडियम की परमेबिलिटी उतनी ज्यादा बेहतर है। नहीं है बेटे बात समझ में। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे कंडक्टर में इस कंडक्टर में करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे किसी में मिलेगी, किसी एक मीडियम में मिलेगी। अब वो मीडियम मान ले एयर है, और एयर की जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट। तो ये कितने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेगा, म्यू नॉट टाइम्स। तो हमने देखा एक कंडक्टर के अंदर जैसे हम करंट पास करते हैं तो करंट पास करने के बाद जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनती है, बी डॉट डीएल, वो कितनी होती है, तो आंसर है वो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट टाइम्स होती है उस मीडियम के जिस मीडियम में तुम इस मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करो। तो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनती है किसके इक्वल होती है, म्यू नॉट टाइम्स होती है कितना, जितना करंट तुमने इस कंडक्टर में पास किया, जितना कंडक्टर में। तो इसका मतलब इस मीडियम की परमेबिलिटी अगर बेकार है तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा, मीडियम में कम बनाएगा, और अच्छी है तो ज्यादा। ये मतलब होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी का। अच्छा, एक क्वेश्चन था तुम सबके साथ, और क्या तुम मुझे बता सकते हो, इस कंडक्टर में मैंने करंट पास किया 5 एम्पियर, कितना पास किया, 5, पक्का। और ये जो लूप है यह 10 एम्पियर का करंट मैंने पास किया, और ये जो लूप है, लूप, इस लूप की भी लंबाई कितनी है, 10। तो मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल कितना मिलेगा, 100। ये तो मिला। अब मेरे पास लूप भी यही है, दिस इज द लूप, और अब मैंने बात समझ में आ गई ना, और मैंने करंट अभी भी कितना पास किया है, 10 एम्पियर। अब मैंने इसको इस लूप में ना लेके अब मैंने इसको थोड़ा बड़े लूप में लिया, और ये जो लूप बढ़ गया, इस लूप की जो लंबाई है, ये वाला लंबाई, ये टोटल ये कितनी हो गई, 20 हो गई, कितनी हो गई, 20। तो आप बता सकते हो कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इतने घेरे में लेनी हो, इतने बड़े घेरे में लेनी हो, या पूरे बड़े घेरे में लेनी हो, तो कहां, किस वाले घेरे में मुझे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा मिलेगी।
तो आंसर है हर एक घेरे में सेम मिलेगी, सब घेरे में सेम मिलेगी। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तूने देखा, यस, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बी डॉट डी एल अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये घेरा बढ़ गया और ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 10, लेकिन इसका मतलब मेरा डीएल बढ़ गया, तो डीएल बढ़ गया तो वहां पर इससे लिंक होने वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया। इसी नहीं है बेटे समझ में? तो यहां पर अगर मुझे इस मैग्नेटिक फील्ड को 10 एम्पियर का करंट था, सुनना जरा, 10 एम्पियर का करंट था, इसकी लंबाई 10 मीटर की है, तो 1 मीटर लेंथ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा 1। तो मैं जब भी किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा 10, लेकिन वही मैग्नेटिक फील्ड 20 मीटर की लेंथ पर लिंक हो रहा है, तो 20 मीटर की लेंथ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा है 10, तो 1 मीटर पर कितना होगा 1/2 मतलब 0.5। तो मतलब इस कंडक्टर के अगर मैं इस पॉइंट पर जाऊं, किसी पॉइंट पर जाऊं, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा 0.5। इसी तरह से इसी को 50 मीटर की लेंथ पे लूं तो 50 मीटर में कितना बन रहा है 10, तो 1 मीटर में कितना बनेगा 1/5 मतलब 0.2। तो मैं इस कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर जाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा लूप में 0.2। तो इसका मतलब बायो सेवर्ट्स लॉ, इसने एम्पियर्स लॉ ने एक सीधा सा कंसेप्ट रख लिया लोगों के सामने। एक जो बायो सेवर्ट्स लॉ अपने जीवन काल में ये नहीं बता पाया था कि एक पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, लेकिन उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है इक्वी डिस्टेंस पे वो भी टोटल उतनी ही रहती है, कमी रहती है, ज्यादा होती है, वो कभी नहीं बता पाया। इसे बताने का काम किसने करा? एम्पियर्स ने। तो एम्पियर्स ने बताया एक कंडक्टर में करंट पास करिए और उस कंडक्टर से जितना दूर जाओगे बिल्कुल सत्य है कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, पॉइंट पर कम होगी, लेकिन उस पॉइंट के अगर मैं इक्वी डिस्टेंस पे जाऊं, एक घेरा बना लूं, एक लूप बना लूं, उस लूप में बनने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली उतनी है जितना बड़े घेरे में है। एक बल्ब को अगर मैं लेता हूं, एक बल्ब की ताकत है 100 की, और मैं उसे इतने घेरे में घेर लेता हूं और मैं उसी को एक बड़े कमरे में घेर लेता हूं, तो कहां पर बल्ब की ताकत ज्यादा थी? दोनों में बराबर थी। लेकिन मैं बोलता हूं कि उस पॉइंट पर लाइट की चमक कैसी है, तो तुम बोलोगे कम है, लेकिन इस घेरे में इस पॉइंट पर चमक कैसी है? ज्यादा। तो इंटेंसिटी क्या है? बदलती चली जाती है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, यहां पर कम है, लेकिन टोटल मैग्नेटिक फील्ड पहले भी यहां उतनी थी, अभी भी उतनी है। ये बात समझ में आ गई? और इस एम्पियर सर्किट लॉ का अब हमने यूज करा किसमें? मैग्नेटिक फील्ड को निकालने में, किसमें? एक टोरॉइड और सोलेनॉइड में। तो देखिए जी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग टोरॉइड और सोलेनॉइड। पहले सोलेनॉइड पास जाइए। सोलेनॉइड तो हम सबको पता है किसे कहते हैं। व्हाट इज अ सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इट इज अ स्प्रिंग फॉर्म। तो जब भी हम किसी एक सोलेनॉइड क्या होता है? एक स्प्रिंग फॉर्म होती है। आपने देखा होगा जब भी हम किसी एक कॉइल को रैप कर देते हैं किसी भी एक इंसुलेटिंग बॉडी के ऊपर, किसके ऊपर? एक इंसुलेटिंग बॉडी के ऊपर, तो जो वो स्प्रिंग जैसी शेप बन के आती है उसी को हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं। अब इस सोलेनॉइड में हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल के भी देखा। इसके मेन फैक्ट पे काम करिए। ये सोलेनॉइड है जैसे। अब आपको पता है एक बात, आपको एम्पियर सर्किट लॉ के लिए ध्यान रखनी है। एम्पियर सर्किट लॉ तुम्हारे में से कोई एक जन डिफाइन कर सकता है व्हाट इज द एम्पियर सर्किट लॉ? तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द लाइन मतलब डीएल, लेंथ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और इसके सामने गोला जरूर लगाना, ये ध्यान रखना है। बायो सेवर्ट्स लॉ जो ये था एम्पियर सर्किट लॉ, ये क्लोज लूप के लिए एलिजिबल है। कैसा होना चाहिए? लूप क्लोज होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू एसीएल एम्पियर सर्किट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द क्लोज लूप दैट इज द लाइन इंटीग्रल of magnetic field for the closed loop, the line integral of the magnetic field for the closed loop is equal to the mu naught times the total current threading through the loop। इसमें एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। भाई थ्रेडिंग थ्रू का मतलब ये होता है कि ये जो मैग्नेटिक करंट है ना, करंट जिस लूप में तुम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उसको थ्रेड का मतलब उसी को पास करना चाहिए। एम्ब्रॉयडरी नहीं करते तो उसमें आपने देखा होगा इस तरह से एक धागा लेके जाते हैं ऊपर से, और ये धागा क्या करते हैं यहाँ से नीचे भी लेके जाते हैं। तो जितना टोटल करंट इससे थ्रेड होगा, मतलब जाने वाला करंट कितना है? ये प्लस आई मान लिया हमने, और यहीं से आने वाला करंट कितना है? माइनस आई। तो अब एक बताओ, इसी से करंट प्लस आई गया, इसी से माइनस आ गया, तो हमें कौन सा करंट लेना है? फिर से यहां से करंट इससे आई गया यहां से, और यहां से करंट कितना गया? इधर नीचे गया, यहां से ऊपर गया, इसमें से पास हो गया, लेकिन इस लूप के बाहर से करंट इधर से निकल गया, कितना? नीचे डाउनवर्ड हो गया। तो इसमें कितना करंट थ्रेडिंग थ्रू हुआ? प्लस आई।
तो हमें उस करंट की कैलकुलेशन लेनी है जो इस लूप से पास होके जाएगा, उसको हम बोलेंगे पास ना बोल के थ्रेडिंग थ्रू बोलेंगे। नहीं है समझ में? तो इससे अगर प्लस आई गया है और वापस भी आई गया है तो टोटल करंट कितना लूप हो गया इसमें? 0। नहीं है बात समझ में? तो टोटल करंट की कैलकुलेशन करनी है इसमें। अब बाहर जा रहा है तो बाहर वाले करंट से मतलब नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है? फिर से यहां से गया आई, फिर से यहां से कितना गया? 2i, तो कितना थ्रेडिंग थ्रू? 3i। नहीं है समझ? फिर से यहां से कितना गया? i, यहां से कितना गया? 2i, कितना करंट थ्रेडिंग थ्रू? i। बाहर है ये? नहीं है समझ में? तो उस करंट की कैलकुलेशन लेनी है जो लूप को थ्रेडिंग थ्रू करे। अब यही एक ऐसा, अच्छा हमेशा एक बात और इसमें ध्यान रखनी है, इसके लिए बड़ा सिमेट्रिकल रिलेशंस होते हैं। जब भी आप एम्पेयर सर्किटल लॉ को यूज करेंगे तो मस्ट रिमेंबर एम्पेयर सर्किटल लॉ के लिए कैलकुलेशन के लिए हमेशा आपका जो लूप है, सबसे पहले आपको हमेशा एक लूप कंसीडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड। नंबर दूसरा, वो कैसा होना चाहिए? नेचर में सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब भी एंगल बनाए तो वो कैसा बनाए? एक जैसा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? हर बार कैलकुलेशन मुश्किल होती चली जाएगी। तो इट शुड बी फॉर द सिमेट्रिकल सरफेस, सिमेट्रिकल गॉसियन लूप होना जरूरी है। ये वाला जो लूप, सॉरी एक लूप होना जरूरी है, एम्पीरियन लूप होना जरूरी है। गॉसियन तो उसके अंदर यूज करते हैं, इसके अंदर एम्पीरियन लूप हुई। तो कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब देखो जरा, अगर हमारे पास ये सोलेनोइड है, इसमें हम करंट पास करते हैं तो हमें पता है करंट पास करने से ये करंट इसमें फ्लो करेगा भाई, और जब करंट फेस करेगा अपवर्ड भी होगा और नीचे जाएगा तो डाउनवर्ड भी होगा। तो यहाँ पे करंट कैसा फेस कर रहा है? दिस इज अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड। और यहाँ पे करंट कैसा फेस कर रहा है? डाउनवर्ड। और हमें पता है जब करंट अपवर्ड फेस करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ये करंट, ये रहा करंट है। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में वापस आइए, जैसे कि मैं आपसे बोलूं ये एक लूप है, दिस इज सपोज टू बी ए लूप, इस लूप में आइए, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है? सर्कुलर पाथ में। तो अगर यहाँ पर इस लूप में करंट सर्कुलर पाथ में फ्लो हो रहा है और मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालने इस पॉइंट P पे, तो क्या हमारे पास कोई मेथड है? आंसर यस। हमारे पास मेथड होता है राइट हैंड थंब रूल। तो हमेशा ध्यान रखना, थंब रूल को हमारे तरीके से हम कई तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहला सुनो, सबसे पहला हमेशा ध्यान रखना है कि राइट हैंड पाम रूल क्लियर हो गया। जब कंडक्टर स्ट्रेट होगी और मैग्नेटिक फील्ड मुझे राइट और लेफ्ट निकालनी है तो पक्का नियम है राइट हैंड पाम रूल ही लगेगा, राइट हैंड पाम रूल ही लगेगा। नंबर दूसरा, अगर एक कंडक्टर है और वो कंडक्टर सर्कुलर पाथ में है, सर्कुलर पाथ में, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। तो उस कंडीशन के अंदर जो मुड़ी हुई फिंगर है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? करंट को। और थंब किसे रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को। अब दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। दोनों तरीके कैसे? देखो, इसमें करंट अगर ऐसे पास हो रहा है, प्लीज, इसमें करंट अगर ऐसे पास हो रहा है तो आप इसमें राइट हैंड पाम रूल भी लगा सकते हो चाहे तो। अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो अपने हाथ को ऐसा लगाओ तो ये कल फिंगर ऐसे आ गए ना, अरे फिर ऐसे जाओगे तो हर बार ये करंट क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड यू बनेगी। तो अगर एक इसके लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड बनानी होती तो मैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता? ऐसे। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा फेस कर रही है यहाँ पे? अपवर्ड। और ये करंट अगर अब ऐसे फ्लो कर रहा था लाइक दिस, ऐसा, तो मैं हाथ लगाऊंगा यूं, तो ये तो आई हो गया, ये आर हो गया, ये कैसा हो गया? डीएल, ये बी, सॉरी डीबी, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? ए ऐसा होगा। तो अल्टीमेटली हम कहीं से भी देंगे रिजल्ट, उसको बंद कर दियो। तो यहां से हम जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा फेस करेगी? दिस इज अपवर्ड। तो सीधी सी एक बात बना ली कि जब किसी एक कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो होता है ना सर्कुलर पाथ के अंदर, बड़े आराम से सुनना, जब करंट सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है और मैग्नेटिक फील्ड मुझे सेंटर पे निकालनी, अभी हमने करके भी देखा कि जब सर्कुलर पाथ में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बनती है? उसके सेंटर पे निकलती है। अब ये जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है इसे हम डायरेक्ट निकालने का एक मेथड बना लिया, एक रूल बना लिया कि भैया जब भी करंट सर्कुलर पाथ में ऐसा फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालने तो इसमें राइट हैंड थंब रूल को यूज करो। तो थंब रूल में हमारी मुड़ी हुई फिंगर किसे रिप्रेजेंट करेंगी? करंट के डायरेक्शन को। और स्ट्रेट थंब किसे रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को। नहीं है बात समझ में? और जब एक स्ट्रेट कंडक्टर की बात करूं, एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट जा रहा है और मुझे इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो स्ट्रेट थंब किसे बनाएगा? करंट। और ये मुड़ी हुई फिंगर क्या बन जाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज वाइस वर्सा। भाई ये कंडक्टर है, इसके चारों तरफ मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहां निकालूंगा तो कल बनाऊंगा ये, यहां बनाऊंगा तो ये, यहां बनाऊंगा तो ये तो आ रहा है। तो सीधी सी बात क्या करा? चारों तरफ जब भी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। एक पॉइंट पर निकालना है तो उसी को क्या बनाएंगे? राइट हैंड कर्ल रूल। और जब करंट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालने, राइट हैंड थंब रूल। उसमें मुड़ी हुई फिंगर करंट बन जाएंगी और स्ट्रेट थंब मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगे। नहीं है समझ में?
ऐसे इस लूप में भी हमने देखा, इसमें हम क्या करते हैं, एक सिमेट्रिकल शेप बनानी होती है, सिमेट्रिकल। अब उस सिमेट्रिकल लूप को, सिमेट्रिकल एम्पियर लूप लेने के लिए हम इसमें कैसा लेते हैं, याद करिए फटाफट, इस तरह से एक लूप ले लेते हैं। ये कैसा है हमारा, एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप में एक लूप ले लेते हैं। और इसमें हमने देखा कि जब यहाँ पे करंट पास करते हैं, इधर देखो जरा, तो हमें पता है जब इसमें करंट पास करते हैं तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इधर देखिए, इसमें करंट कैसे पास हो रहा है, अपवर्ड, अपवर्ड जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, इस डायरेक्शन में, अरे अंदर। तो यहां से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, ये तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा फेस कर रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, और यहां से कैसे फेस कर रही है, बाहर की तरफ। ऐसे यहां पर करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ये डायरेक्शन में। नहीं, ये बात समझ में। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड बन कैसे रही है, ए ऐसा जा रही है, और यहां से देखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रही है। नहीं है बात समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है, अलोंग द एक्सिस होती है। नहीं है बात समझ में, अलोंग द एक्सिस होती है। अब यहां पर आइए बात, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर बनती जा रही है। अब अंदर देखो, अंदर डायरेक्शन कैसी है, अलोंग द एक्सिस, बाहर डायरेक्शन कैसी हो गई, कर्व, यहां से भी कैसी हो गई, कर्व। तो यहां से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे ऐसे नजर आती है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर से निकल रही है ऐसी। मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट को अगर जब एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, नॉर्थ टू साउथ। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, दिस इज बिहेव एज ए नॉर्थ पोल एंड दिस इज बिहेव एज ए साउथ पोल। नहीं है समझ में। अब ये बता, बाहर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब बाहर मुझे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनना जरा। अब इसमें करंट कैसे जा रहा है गुड़िया, इधर देखो पहले सारे, यहाँ पे करंट जा रहा है ना, करंट ध्यान से देखो, यहाँ पर ये करंट ऐसे जा रहा है, इधर ये रहा करंट। अब इस करंट की वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैं इधर निकालूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, डाउनवर्ड। अरे नहीं समझ में आया, क्लियर नहीं बात। और यहां से करंट की वजह से निकालूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, अपवर्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बाहर कितनी बनेगी, हमेशा जीरो। रिपीट करो, तो एक नियम पक्का है कि जब भी आप किसी एक सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करोगे तो वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितनी होगी, जीरो। अब इस कोइल के ऊपर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, अरे सोलेनोइड था ना ये, यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालनी हो इस वाले कंडक्टर से, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी, नीचे, और नीचे वाले से बनाऊंगा तो कहां बनेगी, ऊपर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में कितनी बनेगी, जीरो। ये नियम याद कर लो कि किसी भी एक सोलेनोइड के बाहर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी पक्का। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन हमेशा कहां होगा, अलोंग द एक्सिस होगा। नहीं है बेटे बात समझ में। और ये भी याद रखना है, बाहर जीरो क्यों होगा, क्योंकि नेट, यस, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इसलिए हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, वहां पर बाहर जीरो बनेगी। और ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती कितनी है वो हम लोगों ने निकाल के देखा यहाँ पे। तो B इज इक्वल टू, किसी को फार्मूला याद है, म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर पर यूनिट लेंथ। एक छोटी सी बात बताओगे, अच्छा बताना जरा, ध्यान से सुनना। स्मॉल एन और टोटल नंबर ऑफ टर्न, इन दोनों में फर्क क्या होता है, देख भाई। मान ले एक हमारे पास एक सोलेनोइड है, टोटल स्मॉल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। मान लो सोलेनोइड की लंबाई है 10 मीटर की, सुनो मेरी बात पहले एक बार, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे पेपर में। एक सोलेनोइड की लंबाई है 10 मीटर की, ठीक। इसमें हमने 1 मीटर लेंथ ली, इस 1 मीटर लेंथ में हमने देखा कुछ नंबर ऑफ टर्न है, तो हमने देखा 1 मीटर लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न है 10। कितने भाई, 10। तो हम बोलेंगे इसके नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कितने हैं, 10। तो 1 मीटर लेंथ पे 10 है, तो 2 मीटर पे, तो आपको पता है 1 मीटर लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, स्मॉल एन, ठीक है। तो अगर मैं इसको टोटल 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो 1 मीटर लेंथ में जितने नंबर ऑफ टर्न होते हैं उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इतनी बात समझा बेटी बात, ओके। नंबर दूसरा ये होता है कि अगर मैं 1 मीटर में इतने लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न है, तो अगर मैं उसे टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न। ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न।